नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ 6 बजे की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। और खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया और ग्रेटर नोएडा में हो रहे इस ट्रेड शो में प्रदेश के उद्यमियों को वैश्विक मंच मिलेगा। इसमें प्रदेश की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन होगा। यह व्यापार प्रदर्शनी 25 से 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आह्वान करता हूं कि यूपी में निवेश कीजिए, यूपी में मैन्युफैक्चर कीजिए। यहां लाखों एमएसएमई का मजबूत नेटवर्क है, उनका सामर्थ्य इस्तेमाल कीजिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं तैयार कीजिए। इसके लिए हर मदद के साथ यूपी सरकार और भारत सरकार आपके साथ है। इसी मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम योगी के निर्देशन में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजित हो रहा है। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया और 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे। और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी, टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। साथियों, आज भारत के पास रिफॉर्म्स की स्ट्रांग विल पावर है। हमारे पास डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। सबसे बड़ी बात, भारत के पास बहुत बड़ी युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स है, डायनेमिक युवा कंज्यूमर बेस है। ये सारी बातें दुनिया में किसी की रीजन में भी, यानी एक ही जगह सब बातें दुनिया के किसी देश में एक साथ नहीं है। भारत में हर चीज यहां मौजूद है। दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को नए पंख लगाना चाहती है तो उसके लिए भारत में इन्वेस्टमेंट सबसे अट्रैक्टिव डील है। इसलिए भारत में इन्वेस्ट करना, यूपी में इन्वेस्ट करना आपके लिए विन विन सिचुएशन है। हम सभी के प्रयास मिलकर विकसित भारत बनाएंगे, विकसित यूपी बनाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी और पीएम विश्वकर्मा के बाद उत्तर प्रदेश ने व्यापक रूप से एक लैंड बैंक, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए लैंड बैंक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की भी एक स्कीम आगे बढ़ाई है, जिसमें अब तक 11 ऐसे फ्लैश पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो चुके हैं। इसके माध्यम से भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ निवेश को अपने यहां आमंत्रित किया है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है। प्रत्येक जनपद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की भी एक कार्य योजना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई है। इन जोन्स में स्वरोजगार और वैश्य रोजगार से संबंधित सभी विभागों, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, खादी और ग्रामोद्योग तथा बैंकों को भी उनके कार्यालय स्थापित करने और श्रम और सेवायोजन के कार्यालय को भी यहीं पर स्थापित करने की एक योजना है। उत्तर प्रदेश का जो भी युवा उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है या कोई रोजगार का इच्छुक युवा होगा, यह इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन ही उसके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उसे रोजगार और उसको उद्यम स्थापित करने में वहां पर मदद देगा।
तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को। इस बीच अगली खबर की तरफ जरूर बढ़ेंगे, लेकिन लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का तबादला रुका है। खबर इस वक्त की है, 25 अगस्त को जारी आदेश पर नहीं मिली एनओसी। 30 दिन में एनओसी ना मिलने पर अटकेगा तबादला आदेश। केंद्र ने उन्हें डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन में तैनाती दी थी। 30 दिन में एनओसी ना मिलने पर तबादला आदेश अटकेगा। केंद्र ने उन्हें डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन में तैनाती दी थी। खबर इस वक्त आपको बता, राज्य से कार्य मुक्त होने पर ही मिल सकती है ज्वाइनिंग। गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का जो तबादला है वो रुका है। 25 अगस्त को ये आदेश जारी हुआ और 30 दिन में एनओसी ना मिलने पर और हमारे सलाहकार संपादक केबक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। केबक सर, क्या कहेंगे, जो खबर इस वक्त मिल रही है, जो तबादला आदेश है वो रुका है, इसको लेकर क्या कहेंगे? होता ये है कि भारत सरकार में जो है जानने के लिए हर अफसर का, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, और चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईआरएस हो, चाहे आईपीएस हो, हर व्यक्ति की तमन्ना होती भारत सरकार में काम करे। और इसी के तहत जो डीसी है कानपुर, उनका तबादला किया गया था गृह मंत्रालय के आदेश पे। जो डिजिटल इंडिया है उसके सीईओ और एमडी के पद पे। और डीओपीटी का ये डिपार्टमेंटल ऑफ ट्रेनिंग का ये आदेश है कि 30 दिन के अंदर जो तबादला किया गया है उसका अंतालन होना चाहिए। और हर प्रदेश सरकार, चाहे किसी प्रदेश सरकार हो, 30 दिन के अंदर उसको एनओसी सर्टिफिकेट जारी करेगी और उसको रिलीज कर देगी। लेकिन 25 को ये आदेश हुआ था कि उनको अखिल कुमार जो सीपी कानपुर हैं उनको दिल्ली जो है डिप्रेशन भेजा जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक उनके लिए एनओसी जारी नहीं की है। अब ये कुल मिला के स्थिति बन रही कि भविष्य अधर में लटक गया है अखिल कुमार का कि वो अब करें तो क्या करें। भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन जब तक नहीं हो सकता, जब तक एनओसी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं जारी कर देती। अब भारत सरकार की जो नीति मैंने बता दी है, 30 दिन के अंदर डीओपीटी का निर्देश है कि नियमावली में उल्लिखित है कि 30 दिन के अंदर एनओसी मिल जानी चाहिए। अब कुल मिला के इसका नुकसान सिर्फ अखिल कुमार को होना है। ठीक है, बड़ी बात सर आपने कही कि भविष्य अधर में जो है अभी लटक गया। बहुत बहुत शुक्रिया केबक साहब से जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। सहम खबर को लेकर खबर इस वक्त बता रहे हैं 25 अगस्त को जारी आदेश पर नहीं मिली एनओसी। और चलिए बात करते हैं लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में हो रहे इस ट्रेड शो में प्रदेश के उद्यमियों को वैश्विक मंच मिलेगा। इसमें प्रदेश की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन होगा। यह व्यापार प्रदर्शनी 25 से 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं आह्वान करता हूं कि यूपी में निवेश कीजिए, यूपी में मैन्युफैक्चर कीजिए। यहाँ लाखों एमएसएमई का मजबूत नेटवर्क है और उनका सामर्थ्य इस्तेमाल कीजिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं तैयार कीजिए। इसके लिए हर मदद के साथ यूपी सरकार और भारत सरकार आपके साथ है। और इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम योगी के निर्देशन में यूपी ट्रेड शो, तो शायद अब अगली खबर इसके बारे में आपको साफ तौर पे बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवरात्रि और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के शुभ अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश की 23 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित और अविवाहित महिलाओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय
1,00,000 रुपए तक है। हर माह 2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि नवंबर से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च किया गया है। साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-180-2231 और हेल्पलाइन नंबर 0172-488-0500 के माध्यम से भी आप सहायता ली जा सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना संकल्प पत्र के 217 वादों में से 42वां वादा पूरा करती है और वर्ष के अंत तक 90 संकल्प पूरे किए जाएंगे। और इस अवसर पर महिलाओं के लिए शुरू की गई अन्य योजना जैसे ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, मुफ्त उच्च शिक्षा, महिला पुलिस थानों की स्थापना, रसोई गैस सब्सिडी जैसी भी सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को साकार करती है। और उसके तहत बहुत जबरदस्त काम हुआ, जहाँ पे लिंग अनुपात भी आज के दिन बहुत ज्यादा ठीक हो गया। तो चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अगली खबर जो बड़ी खबर है वो है जमानत की खुशी, जज्बात की झड़ी। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की हाईकोर्ट से हुई जमानत के बाद कानपुर की कोर्ट में पहुंचे पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी से के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने खास बातचीत की। हम आपको दिखाते हैं। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत हो चुकी है और रिजवान सोलंकी हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसा लग रहा है जमानत हो चुकी है? बहुत खुशी की बात है और ये कानपुर की जनता के लिए भी खुशी की बात है कि न्यायालय के मंदिर से हमको न्याय मिला है और मुझे उम्मीद भी थी कि हमको न्याय मिलेगा। कई दर्जनों मुकदमे हैं, सब में आपको न्याय मिला है? जी हाँ, सभी पे न्याय मिला और उम्मीद है कि इंशाल्लाह सभी मुकदमों में बरी होंगे। जब बेगुनाह है तो उम्मीद पूरी है हम लोग को। विधायक जी ने कहा था कि 2027 का जो चुनाव होगा वो फिर से लड़ेंगे और कहीं ना कहीं सांसद की सीट पर अब की बार लड़ेंगे। ठीक है, जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए, चाहे सांसदी हो या विधायकी हो। अगर जनता चुनाव जिता रही है तो अच्छी चीज है ना, कामयाब होना चाहिए। जनता की सेवा के लिए हमारा परिवार 93 से है तो जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ना भी चाहिए। अखिलेश यादव जी के लिए क्या कुछ? अखिलेश जी का हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए जो अखिलेश जी ने मदद करी है वो पूरा कानपुर जानती है कि अखिलेश जी ने हमारे और अखिलेश जी की पार्टी ने हमारे परिवार के लिए कितनी मदद करी है। आगे कितने विधायक होंगे घर में? ये जनता तय करती है। तो ये थे हमारे साथ रिजवान सोलंकी, जिनकी जमानत हो चुकी है हाई कोर्ट से, क्योंकि 3 लोग थे, इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, और कहीं ना कहीं सबकी जमानत जब हो चुकी है तो पूरे शहर भर में जश्न का माहौल है। और अब एक दावा भी किया जा रहा है कि 2027 चुनाव जो है वो सोलंकी परिवार डट के लड़ेगा और जनता का सहयोग लेगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अहम खबर, अधूरे स्कूल में कैसे पढ़े बच्चे, ये सवाल बड़ा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोटा विकासखंड के ग्राम तोकपल्ली में प्राथमिक शाला की बदहाल स्थिति राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। स्कूल भवन का निर्माण वर्ष 2018-19 में शुरू हुआ था, लेकिन आज तक उसकी फिनिशिंग नहीं हो पाई है। इसी अधूरे भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। के न्यूज इंडिया के संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि स्कूल की दीवारें अधूरी हैं, छत से पानी टपकता है। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। यह स्कूल प्राथमिक शाला तोंगपल्ली का है। आइए आपको यह स्कूल से अवगत करवाना चाहूँगा। यह प्राथमिक शाला तोंगपल्ली का ऑफिस रूम है। आप देख सकते हैं यह 2020 से बना हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं है। ना प्लास्टर नहीं है, ना वायरिंग नहीं है, ना कुछ नहीं, लाइट कुछ नहीं। आइए क्लासरूम दिखाना चाहूँगा। टीचर पढ़ा रहे हैं, देखिए। यहाँ का स्थिति आप देख सकते हैं, नीचे प्लास्टर तक भी नहीं हुआ। यहाँ के हेडमास्टर से पूछना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर अब्दुल्ला, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला तोंगपल्ली। सर, ये कब बना स्कूल? ये 2018-19 को बना, 19-20। जी, ये इतने साल तक क्यों नहीं बना सर? इसको तो मैं नहीं जानता, अगला कौन ठेका लिया था वो मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है। जी, ये बीओ साहब को आप अवगत करवाए थे कि नहीं? कराया था मैं बीओ साहब को, फोटो भी ले जाके उसको भेजा था, स्कूल की पूरे जानकारी।
यहाँ के हेडमास्टर का कहना है कि यह बीओ सर को भी अवगत करा दिया गया था, लेकिन यहाँ स्थिति गंभीर चल रहा है। प्राथमिक शाला तोंगपल्ली का यह है। तो रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार रायबरेली की खबर बताएंगे आपको, विधायक का अलहदा अंदाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक कोरी ने सार्वजनिक मंच पर पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य अभियंता ए.के. द्विवेदी के सामने अधिशासी अभियंता प्रथम संजू कुमारी को हटाने की मांग करते हुए हाथ जोड़ लिए। विधायक ने चेतावनी देते हुए यहां तक कहा कि यदि संजू कुमारी को नहीं हटाया गया तो वे विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे और सलोन और ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में बाधा और लगातार उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विधायक ने कहा कि संजू कुमारी के रहते हुए विकास संभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर पर कमीशनखोरी और दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि आज ही पीडब्ल्यूडी कर्मचारी ने भी संजू कुमारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। विधायक ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर उन्हें हटा दिया जाए तो कई समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। मेरे पास स्वयं भी, मेरे क्षेत्र के भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आकर के मुझे जानकारी भी दी है, कुछ साक्ष्य भी दिए हैं, जो साक्ष्य मैंने उनको दे दिए हैं। और इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि अगर ऐसी गंभीरता से काम करने वाले अधिकारियों के पद पर इस तरह के लोग रहेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का नाम खराब करने ये लोग। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें जो बनी हैं उन पर ना उन्होंने कभी हमसे अवलोकन कराया। हम लोगों ने कई बार कहा कि आप अपनी टीम को हमारे साथ ले चलिए, वहाँ किस तरह की सड़क बन रही है, लोगों की जो शिकायतें आती हैं वो भी हमने कई बार उन लोगों को अवगत कराया है। और खबर कानपुर से, जहां गुप्ता घाट स्थित आयुष्मान भारत नगरीय हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का नज़ारा बृहस्पतिवार को बिल्कुल अलग था। दरी पर चौपाल नुमा अंदाज में महिलाएं बैठी थी और उन्हीं के बीच जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह भी जमीन पर बैठकर उनसे सीधे मुखातिब हुए, संवाद करते नजर आए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और मिशन शक्ति 5.0 के तहत आयोजित इस महिला आरोग्य समिति के बैठक में महिलाओं ने खुलकर अपनी बात रखी। किसी ने एनीमिया, माहवारी से जुड़ी परेशानियां बताई तो किसी ने बच्चों के पोषण और टीकाकरण से जुड़े सवाल उठाए। माहौल इतना सहज था कि महिलाएं बिना झिझक के अपनी समस्याएं, अपनी जो बात थी उसको साझा कर पाई, रख पाई। देखो, महिला आरोग्य समिति जो है की बैठक कर लेंगे ना, इसमें कोई समस्या है? कर लेंगे ना? देखो, महिला आरोग्य समिति जो है की बैठक संभालती है तो बच्चों का स्वास्थ्य भी इस पर निर्भर करेगा कि आप कितनी जागरूक हैं। और दूसरा ये कि समझदार व्यक्ति वही है जो अच्छी बात को सुन ले और समय रहते उसमें सुधार कर ले। हीमोग्लोबिन कम होने से क्या? मिशन शक्ति 5.0 जो अभियान हमारा जनपद कानपुर नगर में चल रहा है, उसी क्रम में आज यहाँ गुप्तार घाट में जो महिला आरोग्य समिति एमएएस बोलते हैं हम लोग, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य पर महिलाएं बैठ के चर्चा करती हैं। हमारे डॉक्टर्स और जो अनट्रेन्ड वॉलंटियर्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं समझने में कि छोटी छोटी टेस्ट कराकर बीमारियों से बचाया जा सकता है। उसके विषय में आज यहाँ एक महिलाओं के साथ में एक बहुत अच्छा संवाद हुआ है। गुप्तार घाट में आज महिला आरोग्य समिति की बैठक की गई है। उस बैठक में हम लोग शामिल हुए हैं। उसमें बताया गया सशक्त नारी स्वस्थ परिवार और होमोग्लोबिन के बारे में बताया गया, उसकी जांच कराई गई है। तो 6 बजे की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का